सुस्वागतम दोस्तों। चलिए आज नए अध्याय के सामने लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ और पाठ का शीर्षक है बस की यात्रा और इसके लेखक है हरिशंकर परसाई जी। प्रथम हम हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 में होशंगाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 में जबलपुर में हुआ था। इनकी शिक्षा नागपुर विश्वविद्यालय से हुई है और हरिशंकर परसाई जी जो है हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। हिंदी में व्यंग्य को विधा का दर्जा इन्होंने ही दिलाया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं। कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, निबंध संग्रह जिसके लिए खास तौर पर पहचाने जाते हैं। इनके अधिकांश निबंध संग्रह जो है वो व्यंग्य प्रधान है। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर। चलिए प्रत्यक्ष अध्याय की तरफ बढ़ते हम। ये एक व्यंग्य रचना है जिसका शीर्षक है बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम की 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर लेखक जो है वो जा रहा है, अपने गांव की तरफ निकल रहा है और ये जो बस है ये पन्ना से निकल रही है और सतना में पहुंचने वाले हैं, जो कि जबलपुर में ट्रेन को मिला देती है। सुबह घर पर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लेखक ने पूछा, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। लोगों ने कहा कि बस जो है वो डाकिन है। अब इनकी समस्या ऐसी थी कि इनके पास और कोई मार्ग नहीं था जिससे वो जल्द से जल्द जबलपुर पहुंचे और जबलपुर से ट्रेन पकड़नी थी इनको, क्योंकि ये जो 5 दोस्त जो बस से सफ़र कर रहे थे इनमें से 2 जनों को सुबह ड्यूटी पर पहुंचना था। लेकिन गांव के लोगों ने या उनके परिचित लोगों ने कहा कि भाई शाम की बस से मत जाइए। अब शाम की बस से मत जाइए, इसके पीछे कारण क्या था? तो कारण ऐसा था कि ये जो बस है बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में थी, बहुत ज़्यादा खराब हालत थी बस की। हम चित्र में देख रहे हैं बस की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और ऐसी बस में सफ़र करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बस कभी भी धोखा दे सकती है। लेखक ने इसके लिए शब्द प्रयोग में लाया है डाकिन। बस डाकिन है। डाकिन है मतलब हम लोग जानते हैं कि भूत प्रेत और चुड़ैल, चुड़ैल के लिए पर्यायी शब्द के तौर पर ही हम डाकिन शब्द का प्रयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि बस की हालत इतनी खराब है वो कहीं भी धोखा दे सकती है और इसमें आपके प्राणों की हानि भी हो सकती है। बस को देखकर तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? लेखक कह रहा है कि बस को देखने के बाद उसके मन में श्रद्धा, भक्ति की भावना, आदर का भाव पैदा हो गया, क्योंकि बस बहुत ज़्यादा वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध अर्थात बूढ़ी, बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी थी। हम किसी व्यक्ति की उम्र ज़्यादा हो गई कैसे पहचानते हैं? तो उसके शरीर की बनावट को देखकर चेहरे पर झुर्री आ जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, पीठ जो है उसकी झुकी हुई होती है। अब बस की हालत खराब है इसलिए बस को वयोवृद्ध कहा गया है। बस की हालत कैसे खराब है? कांच टूटे हुए हैं, कुर्सियाँ टूटी हुई है और उसका जो ऊपर का जो बॉडी है वो भी बहुत ज़्यादा खराब है। इससे लेखक ने पहचान गया। लेखक ने देखा कि ये बस जो है बहुत वयोवृद्ध है, सालों से सेवा दे रही है और सेवा दे देकर थक गई अब। तो इस पर बैठना मतलब इसको तकलीफ देना है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस से जा रहे थे। अब हिस्सेदार का मतलब ये होता है कि उस कंपनी में भागीदार है, वो पार्टनर है, उसका वो पार्टनर है, इसलिए वो उसमें सफ़र कर रहा है। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं जी? क्यों नहीं है जी? अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? कहने का तात्पर्य है कि लेखक कह रहा है कि हिस्सेदार से पूछ रहा है कि बस चलती है, क्योंकि बस की हालत बहुत ख़राब है, उसके कांच टूटे हुए हैं, उसकी सीट टूटी हुई है, उसकी बॉडी ख़राब है। ऐसी स्थिति में भी ये बस चलती है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो बस बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में है, बहुत ज़्यादा ख़राब हालत है जिस बस की, उसको धकेल कर शुरू करना पड़ता है, धक्का लगाते हैं लोग और चलती है। इसलिए लेखक के मन में संदेह पैदा हुआ और उसने पूछ लिया, क्या ये बस अपने आप चलती है? और हिस्सेदार साहब का उत्तर सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है,
नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम लोग जानते हैं कि परिवार में बड़े बूढ़ों का ही ज़्यादा आधार होता है, ज़्यादा सहारा होता है। वो हमें बड़े प्यार से बड़े प्यार से हमें संभालते हैं। तो उनके इन 5 मित्रों में एक जो मित्र था वो डॉक्टर था। उसने कहा, भाई डरो मत, ये बस हमें नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है ये बस, क्योंकि इसकी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो हमें ये गोद में उठाकर लेकर चल पड़ेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। अब यहाँ जो है, जो लोग छोड़ने आए थे, मतलब इन 5 दोस्तों को लेखक के साथ जो छोड़ने आए थे, वो उनको ऐसे देख रहे जैसे ये अंतिम यात्रा है, इसके बाद हमारी मुलाकात होगी नहीं। आंखों में वो भाव, चेहरे पर वो भाव दिखाई दे रहा था। और बड़ा अच्छा उदाहरण भी दिया है कि इस संसार में जो भी आया है वो एक न एक दिन मर जाता है, फिर वो चाहे राजा हो, रंक हो या फकीर हो। राजा मतलब बहुत अमीर आदमी, रंक अर्थात गरीब, फकीर अर्थात जिसने संसार के मोह माया को त्याग दिया है, सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया है। संत भी कह सकते हैं हम इसे। और फिर मृत्यु के लिए तो सिर्फ एक निमित्त, एक कारण चाहिए, और ये कारण ही ये बस है। ऐसा इस भाव से लोग देख रहे हैं, जो छोड़ने आए थे इन 5 मित्रों को देख रहे हैं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस की हालत इतनी खराब है कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है। जैसे हम लोग देखते हैं, कभी कभी हम लोग ऑटो में इसमें बैठते हैं, तो जब ऑटो शुरू हो जाता है तो पूरा ऑटो हिलने लग जाता है, उसमें एक कंपन पैदा हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से बस की भी हालत ऐसी है। और लेखक को ऐसा लग रहा था जैसे वो इंजन के ऊपर बैठे हैं, क्योंकि गर्मी भी उतनी महसूस हो रही है और गाड़ी उतनी हिल भी रही है। सारे कांच टूटे हुए थे, हम लोग चित्र में देख रहे हैं कांच किस प्रकार से टूटे हुए कांच जो होते हैं हमें चुभ जाते हैं और हमें चोट घायल करने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए लेखक कह रहा है कि इन टूटे हुए कांचों से, जो बचे हुए कांच है, इनसे बचना हमें जरूरी है। यहाँ बच शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार अलग अलग अर्थ है। बच जो शेष है, बच अर्थात बचाव, सुरक्षा। तो यहाँ पर लेखक उन कांचों से बचना चाहता है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। हम सभी को पता है महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का असहयोग और उनकी नीतियों का विरोध, ये दोनों, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, दोनों आंदोलन में इस प्रकार का आंदोलन महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय चलाया था। तो बस का हर हिस्सा सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहा था, एक दूसरे का विरोध कर रहे थे सब। सीट का बॉडी से असहयोग था। हम नीचे देख रहे हैं, सीट अगर इस प्रकार से टूटी फूटी है, बस की हालत भी हम देख रहे हैं चित्रों में। अगर इस प्रकार की बस होगी तो फिर बैठने में भी हमें तकलीफ होगी और यात्रा भी हमारी दुखद होगी और डर बना रहेगा कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। कभी लगता है सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मिनट चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो स्थिति बड़ी खराब है बस की। हम लोगों ने यहाँ पर चित्रों में देख रहे हैं हम सब यहाँ पर कि बस की हालत कितनी खराब है। शायद इससे ज़्यादा खराब स्थिति वाली बस थी, जिसमें सीट भी हिल डुल रही थी। और लेखक को कुछ समय बाद ऐसे लगने लगा, उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है कि अब जो होना है सो हो, हम तो चलेंगे इसी बस में। अब एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है और ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। हम यहाँ चित्र में देख रहे हैं किस प्रकार से पेट्रोल डाला जा रहा है।
ताकि बस ठीक से चले। अब पेट्रोल निकालने के भी बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग देखते हैं कि टू व्हीलर में से अगर हमें पेट्रोल निकालना है तो हम नीचे से पाइप लगाकर निकाल सकते हैं, या फिर ऊपर से टंकी के जहाँ से पेट्रोल भरा जाता है वहाँ पर से लगा लिया और वहाँ से निकाल लिया, इस प्रकार से। और लेखक इससे भी आगे सोच रहा है कि इंजन की हालत, गाड़ी की हालत, बस की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि कुछ देर बाद हिस्सेदार साहब क्या करेंगे कि उस इंजन को गोद में लेकर बैठ जाएंगे और बड़े प्यार से उसके मुंह में पेट्रोल डालना शुरू कर देंगे, जैसे कि माँ बच्चे को दूध पिलाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। हम लोग जानते हैं कि सरकारी बसें जो होती है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है, लेकिन इस बस की हालत इतनी ख़राब है कि 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा ना था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है। प्रकृति के दृश्य बड़े लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। लेखक इतना डरा हुआ है कि उसे अब उस बस में सफ़र करने में डर महसूस हो रही है, और वो कह रहा है कि बस की हालत इतनी ख़राब है कि इसका स्टीयरिंग कभी भी टूट सकता है, ब्रेक फेल हो सकते हैं, और हो सकता है कि बस किसी भी पेड़ से टकरा जाए। और बस अगर पेड़ से टकरा गई तो बड़ी दुर्घटना हो जाएगी और बस में बैठे हुए यात्रियों का चोट पहुंच सकती है। हो सकता है कि पुल से टकरा जाए, हो सकता है कि पानी में डूब जाए। गोता लगा लेगी मतलब पानी में डूबना। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। और इतने पर भी जो हिस्सेदार साहब है, जो भागीदार हैं, जो पार्टनर है उस बस कंपनी के, वो कह रहे हैं कि बस तो एकदम फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में देखिए क्लास और फर्स्ट, फर्स्ट जो है विशेषण है, विशेषण युक्त शब्द है ये फर्स्ट क्लास। तो इस प्रकार से यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि हिस्सेदार साहब को अपने बस पर पूरा भरोसा, और वो कह रहे हैं कि इत्तेफाक की बात है, ये तो इत्तेफाकन हो गया ऐसा। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर स्थिति ऐसी कि रात का समय है, बस चली जा रही है, बड़ी धीमी गति से चल रही है, और ऐसे में अचानक बस रुक गई है। और रुकने की वजह से लेखक कल्पना कर रहा है कि बस जो है एक बुढ़िया की तरह लग रही है, जो चलते चलते थक गई है और अब थोड़ा सा थक कर बैठ गई है ताकि थोड़ा सा विश्राम कर लें। और इनको अपने आप पर घृणा आ रही है, ग्लानि हो रही है, अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि हम बेचारी पर लत कर आ रहे हैं। और फिर लेखक सोच रहा है कि अगर इसका प्राणांत हो गया तो, अर्थात इसकी मृत्यु हो गई तो, अर्थात बस पूरी तरह से बंदी हो गई, अब यहाँ से चलेगी नहीं, तो फिर क्या करेंगे। इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अगर ये वृद्धा मर गई तो बियाबान अर्थात निर्जन जगह, सुनसान जगह पर हमें इसका अंतिम विधि करनी पड़ेगी, ये लेखक सोच रहा है। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। हम जानते हैं कि बस की गति जो है वो 15-20 किलोमीटर प्रति घंटे ही चल रही थी बस, लेकिन अब हिस्सेदार साहब ने इंजन खोलकर फिर उसमें सुधार किया और बस जैसे तैसे प्रयत्नों से चल पड़ी तो उसकी गति और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। अब बस में एक नई समस्या पैदा हो गई। लेखक ने बस को वृद्धा कहा है, बूढ़ी कहा है, बहुत ज़्यादा उम्र दराज कहा है। तो ऐसी बस की आंखें, हम जानते हैं जो बूढ़े हो जाते हैं लोग, उनको दिखना कम हो जाता है, तो बस को भी दिखना कम हो गया, अर्थात उसकी लाइट धीरे धीरे कम होने लगी। हेडलाइट उसकी धीरे धीरे कम होने लगी और उसकी ज्योति चलेगी, मतलब लाइट बंद हो गई। चांदनी रात में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे का पीछे से कोई गाड़ी आती दिखाई देती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। और स्थिति इतनी ख़राब हो गई बस की कि ड्राइवर को भी डर लगने लगा। सामने से कोई बस आती, एक तो हेडलाइट जल नहीं रहे हैं, और सामने से कोई बस आती या पीछे से कोई बस आती तो ड्राइवर तुरंत बस को किनारे पर ले लेता और इशारा कर देता कि आप जाइए, हमारा क्या है, हमारी तो बहुत उम्र हो गई है। एक पुलिया के ऊपर पहुंची
पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस से करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अब पुल पर जब गाड़ी पहुंची तो उसका टायर पंक्चर हो गया। अब पंक्चर हो जाने की वजह से क्या हुआ कि उसके अंदर की हवा निकली, और जो हवा निकलने की आवाज़ है वो फिस से आवाज़ है। और फिर बाद में जोर जोर से बस हिली और रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कहते, वह महान आदमी आ गया है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। करारा व्यंग करते हुए लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि हिस्सेदार साहब को बस की पूरी हालत पता है और उनकी तरफ अब दया के भाव से लेखक देख रहा है। वो उसकी मजबूरी को समझ रहे हैं कि सिर्फ मुनाफा कमाना है, खर्च बिल्कुल नहीं कर रहा है। इस चक्कर में टायर की हालत पता होते हुए भी हिस्सेदार साहब उस बस में सफर कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे मिलेगा इस बारे में सोच रहे हैं, प्राणों की तक चिंता नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अगर कहीं ऐसा हो जाता कि बस का टायर फट जाता, बस दो चार पलटियाँ खा जाती तो सभी लोग बस के मर जाते, और ऐसे में अगर हिस्सेदार साहब भी मर जाते तो देवता उनका इंतजार कर रहे होते स्वर्ग में या नर्क में, और बड़े बड़े जोश गर्मी के साथ उसका स्वागत करते और कहते हैं कि वह महान आदमी आ गया जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। हम जानते हैं कि बस में स्टेपनी होती है, रखी जाती है, ज़रूरी भी है और ऐसी समस्याओं के समय पर वो काम आती है। तो फिर स्टेपनी लगाकर फिर बस चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। अब पन्ना जो है वो शहर भी बड़ा विशेष है। पन्ना में हीरे की खदानें हैं और ये मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर भी माना जाता है। और वहाँ पहुँचने की उम्मीद लेखक ने छोड़ दी क्योंकि उनको पता चल गया था कि अब बस की हालत इतनी ख़राब है, टायर भी पंक्चर हो चुका है, इंजन 2 बार फेल हो चुका है, और ऐसे में अब समय पर पहुंचना मुश्किल है क्योंकि बस की गति बहुत धीमी हो गई है। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही है, हंसी मजाक चालू हो गया। तो बच्चों देखिए यहाँ पर स्थिति ऐसी हो गई है कि बस की हालत को देखकर लेखक ने अब बस के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, अपने आप को उसके अनुकूल बना लिया है और उसने ये तय कर लिया है कि अब तो यहाँ से हम सीधा स्वर्ग या नरक ही प्रयाण करेंगे, अर्थात वहाँ पर प्रस्थान करेंगे, वहाँ पर जाएंगे। यहाँ से इस बस का इस पृथ्वी पर कोई भी गंतव्य स्थान नहीं है, जहाँ पहुँचना ऐसा कोई स्थान है ही नहीं। हालांकि लेखक को तो पन्ना जाना था, लेकिन बस पन्ना भी नहीं पहुँच सकती और किसी और जगह पर भी नहीं पहुँचेगी, ये लेखक ने जान लिया, इसको मान लिया लेखक ने और अपने आप को इसके अनुकूल बना लिया कि ये जो बस है ये अभी हमें सीधा मृत्युलोक ले जाएगी। इसलिए अब चिंता सारी छोड़ दी लेखक ने और दोस्तों के साथ बैठकर हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। चलिए कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। हालांकि आप ये सब शब्दों के अर्थ किताब में भी देख लेते हैं, लेकिन यहाँ फिर से एक बार देखेंगे। हाजिर, उपस्थित, सफ़र, यात्रा, डाकिन, डराने वाली। जैसे मैंने आपको बताया था, डाकिन का अर्थ चुड़ैल होता है, लेकिन जो डरा रही है वो भी डाकिन ही है, क्योंकि चुड़ैल को देखकर हमारे मन में डर ही पैदा होता है। उमड़, जमा होना, वयोवृद्ध, बूढ़ी या पुरानी, निशान, चिन्ह, वृद्धावस्था, बुढ़ापा, कष्ट, परेशानी, सवार, चढ़ा हुआ, हिस्सेदार, साझेदार या भागीदार, असहयोग, साथ ना देना, भेदभाव, अंतर, गजब, आश्चर्य, विदा, आखिरी सलाम देना, रंक, गरीब, कूच करना, जाना, निमित्त, कारण, फौरन का अर्थ है तुरंत, सरक, खिसक, ट्रेनिंग का अर्थ है सीख, दौर, सीख या प्रशिक्षण, दौर का अर्थ है जमाना या जमाने, गुजर, चल, रफ्तार, गति, भरोसा, विश्वास, श्रद्धा, किसी के प्रति आदर, सम्मान और प्यार का भाव, लुभावने, सुंदर, गोता, डुबकी लगाना, इत्तेफाक, संयोग की बात,
क्षीण, कमजोर, दयनीय, बेचारी, वृद्धा, बूढ़ी, ग्लानि, खेद, प्राणांत, मरना, बियाबान, सुनसान। अंत्येष्टि, अंतिम क्रिया। लोक, मृत्यु लोक को कहा जाता है। आमतौर पर शब्द लोक और परलोक आता है। लोक जो है वो मृत्यु लोक है और परलोक जो है वो स्वर्ग लोक है या दूसरा लोक। बेताबी, बेचैनी, ज्योति, रोशनी, टटोलकर, ढूंढकर, रेंग, धीरे धीरे चलना है या रेंगना। आमतौर पर हम लोग देखते हैं सांप सांप जो है वो रेंगते हुए चलता है, धीरे धीरे चलता है। थम, रुकना, रुख, श्रद्धा भाव, सम्मान के साथ, जान हथेली पर लेकर, बहुत खतरा लेना। उत्सर्ग, बलिदान, दुर्लभ, जो कम मिलता हो। पसारे, फैलाए, प्राण, जान, प्रयाण, प्रस्थान, तनाव, चिंता। चलिए आप सभी का धन्यवाद। फिर हम अगले अध्याय में मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ।